द वॉचर्स कहानी शुरू होती है एक जंगल को दिखाते हुए। एक आदमी पागलों की तरह इस घने जंगल से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। भागते भागते वो आदमी एक पॉइंट पर आता है जहाँ लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। इसे देखकर वो काफी परेशान हो जाता है और छुपने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वो इतने ऊंचे पेड़ से गिर जाता है और तभी कोई उसे खींच कर ले जाता है। उसके सिर्फ चीख सुनाई देती है। सीन कट होकर हमें 6 दिन बाद शहर में मीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। मीना की कोई दोस्त या फैमिली नहीं थी सिवाय एक बहन के। इस टाइम वो जिस पेट स्टोर पर काम कर रही थी उसके बॉस उसे एक पैरट को जू छोड़ कर आने का ऑर्डर देते हैं। मीना इस पैरट को उठाकर अपने घर ले जाती है क्योंकि उसे अगले दिन जू जाना था। रात वो इस पैरट के साथ गुजारती है और फिर सुबह होने पर वो इस पैरट को लेकर जू के लिए निकल जाती है। लंबी सड़क पर चलते चलते एकदम से वो गलत टर्न ले लेती है और जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है जहां पहले एक आदमी गायब हुआ था। वो गाड़ी के जरिए उस जंगल के अंदर जाती है, लेकिन जब उसे वहां से बाहर निकलने का रास्ता समझ नहीं आता तो उसे गाड़ी से उतरना पड़ता है। उसे लगता है कि शायद यहाँ पास ही कोई होगा जिससे वो मदद मांग ले। वो अपने पैरट को लेकर आगे बढ़ने लगती है। अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था। मीना को अब डर लगने लगा था। उसे अपने करीब किसी के होने का भी एहसास होता है। दूर एक बूढ़ी औरत भाग रही थी। मीना भागते हुए उसका पीछा करती है। वो उससे मदद मांगती है, लेकिन वो औरत नहीं रुकती और भागती रहती है। मीना जब उसका पीछा करते करते थक जाती है तो बूढ़ी औरत उसे आवाज देकर कहती है कि अगर जिंदा रहना चाहती हो तो तेजी से भागकर हमारी तरफ आओ। और वो बूढ़ी औरत उसका हाथ पकड़कर उसे घर में ले आती है। घर आते ही वो इस घर को लॉक कर लेती है। ये कोई घर नहीं था बल्कि एक काफी अजीब कमरा था जिसमें एक बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। इस बूढ़ी औरत के साथ यहाँ 2 और लोग भी थे। मीना घबरा कर इन लोगों से पूछती है कि ये कौन सी जगह है। ये लोग कोई जवाब नहीं देते और उसे मिरर के सामने खड़े होने को कहते हैं क्योंकि कोई उन्हें देखने आने वाला था। मीना पूछती है कि आखिर कौन देखने आ रहा है, तो वो बूढ़ी औरत मैडलिन जवाब देती है कि हमें वॉचर्स देखने आ रहे हैं। एकदम से यहाँ अजीब आवाजें भी आने लगती हैं। वो बूढ़ी औरत बताती है कि वॉचर्स तुम्हारे आने से खुश हैं। वो यहाँ तालियां बजा रहे हैं। मीना बुरी तरह कंफ्यूज थी क्योंकि वॉचर्स को अभी तक किसी ने नहीं देखा था। सुबह होने पर ये लोग इस जगह से बाहर निकल आते हैं। मैडलिन बताती है कि वो वॉचर्स सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं। मीना को इस जंगल में नहीं रहना था। वो यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ जाती है, पर जंगल से निकलने में कामयाब नहीं हो पाती और वो वापस उसी घर की तरफ भागती है। यहाँ मैडलिन उसे कहती है कि हम भी तुम्हारी तरह ही हार कर यहाँ रुके हैं। मैडलिन उसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले साइन बोर्ड दिखाती है। मीना पूछती है ये सब किसने बनाया, तो वो जवाब देती है ये एक प्रोफेसर ने बनाया था। रात हो जाती है। ये लोग वापस उस घर के अंदर आ जाते हैं। हर रात वॉचर्स उन्हें देखने के लिए आते थे। आज कीरा नाम की लड़की उनके सामने डांस करती है और कहती है कि ये सब उन्हें पसंद है। अब ये लोग जो चाहते वो कर सकते थे, लेकिन उनकी तरफ अपनी कमर नहीं कर सकते थे। रात में इन्हें वॉचर्स का खतरा था और दिन में ये जंगल से हर रोज कुछ न कुछ हंट करके लाते थे जिनसे इनका गुजारा होता था। अगले दिन कीरा और मीना दोनों जंगल में खाना इकट्ठा करने के लिए जाती हैं। मीना कीरा से सवाल करती है कि आखिर ये वॉचर्स चाहते क्या हैं। कीरा बताती है मुझे भी कुछ खास नहीं पता, लेकिन मैडलिन के मुताबिक ये वॉचर्स हमें देखते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर हमने इन वॉचर्स को देखा तो हम पागल हो जाएंगे। कीरा उसे गड्ढा दिखाती है और कहती है कि ऐसे बहुत से गड्ढे जंगल में मौजूद हैं। दिन के वक्त ये सारे वॉचर्स इन्हीं गड्ढों में रहते हैं और रात में वो यहाँ से बाहर निकल आते हैं। कीरा बताती है कि उन्हें यहाँ फंसे हुए 6 महीने हो गए हैं। कीरा का हस्बैंड जंगल में रास्ता ढूंढने के लिए निकला है। उसे उम्मीद है कि वो जरूर रास्ता ढूंढ कर वापस आएगा और वो लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। असल में कीरा का हस्बैंड वही आदमी था जिसे मूवी के स्टार्ट में वॉचर्स यहाँ से ले गया था। अब इस रात मीना उन वॉचर्स के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वो मिरर के साथ कान लगाकर आवाजें सुनने लगती है। जब उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो वो मिरर की तरफ अपनी कमर कर लेती है और ऐसा करने से उन वॉचर्स को गुस्सा आ जाता है। वो लोग जोर जोर से उस मिरर को मारने लगते हैं। शोर से मैडलिन भी उठ जाती है और वो मीना को मिरर की तरफ खड़े रहने को कहती है। ऐसा करने पर उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है। खैर ये रात बीत जाती है और अगले दिन मीना डेनियल के साथ शिकार पर निकलती है। मीना क्योंकि अपने अच्छे दिन यहाँ जाया नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ से निकलने की तैयारी कर रही थी। वो डेनियल से पूछती है कि क्या आज तक तुमने किसी वॉचर को देखा, तो डेनियल ना में जवाब
देता है। तब मीना डेनियल को समझाती है कि मुझे लगता है कि ये सब मैडलिन की बनाई हुई कहानियां हैं जिसके अंदर वो हमें फंसा रही है। हमें जरूर इन गड्ढों को चेक करना चाहिए, शायद हमें यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। डेनियल जो कि खुद यहाँ से बाहर जाना चाहता था, मीना की बातें मान लेता है और अब मीना अपने साथ रस्सी बांधकर उस गड्ढे के अंदर उतरती है। रस्सी का दूसरा सिरा डेनियल ने पकड़ा हुआ था कि अगर मीना को कुछ भी हो तो वो जल्दी से मीना को बाहर की तरफ खींच ले। मीना नीचे गड्ढे में पहुंच जाती है जहां उसे बहुत सारे इंसानों का सामान मिलता है। मीना इस सामान को इकट्ठा कर लेती है जो जरूर जंगल में फंसे हुए इंसानों का ही सामान होगा। और इससे पहले कि मीना उस गड्ढे से बाहर निकलती, उसे गड्ढे के अंदर किसी की उंगलियां दिखाई देती हैं, जिससे वो डर जाती है। ये लोग उस सारे सामान को लेकर अपने सेफ हाउस में आ जाते हैं जहां मैडलिन उससे पूछती है कि ये सामान तुम्हें कहां से मिला। ये लोग झूठ बोल देते हैं कि ये सामान उन्हें जंगल से मिला है। मैडलिन को इस जंगल में रहते हुए बहुत समय गुजर चुका था। वो जानती थी कि ऐसा सामान उसे जंगल से नहीं बल्कि गड्ढे से मिला होगा, लेकिन मीना उसे कुछ नहीं बताती। अब इन लोगों को गड्ढे से एक कैमरा भी मिला था। इस कैमरा को सीसीटीवी कैमरा बनाकर डेनियल और मीना इस घर के बाहर लगा देते हैं ताकि ये लोग भी वॉचर्स को देख पाएं। मैडलिन उनको समझाती रह जाती है कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन ये दोनों उसके एक नहीं सुनते। आज ये लोग वॉचर्स के इंतजार में बैठे थे ताकि इन्हें वो देख पाएं। उनका दरवाजा खटखटाया जाता है। बाहर जो कोई भी था वो कीरा के हस्बैंड की आवाज में बात कर रहा था। कीरा को लगता है कि जरूर उसका हस्बैंड यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ आया है। वो जल्दी से उठकर दरवाजा खोलने के लिए जाती है, लेकिन मैडलिन उसे रोक देती है और कहती है कि तुम ये दरवाजा नहीं खोल सकती। मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारा हस्बैंड नहीं है। कीरा को मैडलिन की बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए मैडलिन कहती है कि तुम उससे कोई ऐसी बात पूछो जिसके बारे में सिर्फ तुम या तुम्हारा हस्बैंड जानता हो। कीरा बाहर खड़े हुए इंसान से किताब के बारे में सवाल करती है जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए था, लेकिन जब बाहर खड़ा हुआ इंसान कोई जवाब नहीं देता तो ये समझ जाते हैं कि ये वॉचर है। तभी वो इनके बाहर लगाए हुए कैमरे को तोड़ देता है। सभी वॉचर सब गुस्सा हो चुके थे। वो इनके घर के बाहर लगा हुआ शीशा भी तोड़ने वाले थे, लेकिन ये सब लोग शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं और वो इनको मारने नहीं आते। रात इनके साथ काफी सारी गलत चीजें हो गई थी, इसलिए डेनियल और मीना वो मैडलिन को सब सच बता देते हैं कि वो गड्ढे में गए थे और इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उन्होंने एक रूल तोड़ दिया था। मैडलिन उस गड्ढे से लाया हुआ सारा सामान उठाकर वापस से उसे गड्ढे में फेंक देती है और अब न चाहते हुए मीना भी यही रहने वाली थी। मीना हर रोज यहाँ से बाहर निकलने वाले रास्ते की तलाश में जाती थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता था। उसने एक नक्शा भी बनाया था। उसे यकीन था कि कभी तो ये नक्शा पूरा कर ही लेगी। अब सर्दियों की वजह से इन्हें खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा था, जिससे इनकी दिमागी हालत खराब होती जा रही थी। और इसी में मैडलिन और डेनियल का झगड़ा हो जाता है। गुस्से में वो मैडलिन के साथ साथ मीना को भी बाहर छोड़कर कीरा को सेफ हाउस में ले जाकर लॉक कर देता है। अंधेरा भी होने वाला था। मैडलिन और मीना बहुत दरवाजा खटखटाती हैं, लेकिन डेनियल वो दरवाजा नहीं खोलता और अंधेरा भी हो जाता है और मजबूरन इन्हें अपनी जान बचाने के लिए घने पेड़ के नीचे खड़ा होना पड़ता है। अब इन्हें वॉचर्स के आने की आहट भी सुनाई दे रही थी। इस टाइम मीना और मैडलिन के साथ हम ऑडियंस को भी इन वॉचर्स की एक झलक दिखाई जाती है। ये लोग लंबे लंबे पतले और खतरनाक थे। अपने गड्ढों से निकलकर ये सब इंसानों को देखने के लिए सेफ रूम तक पहुंचते हैं और जब ये लोग देखते हैं कि मीना और मैडलिन वहां नहीं है तो उनको खाने के लिए ये लोग जंगल में उन्हें ढूंढने लगते हैं और इन क्रिएचर्स के दूर जाते ही मीना और मैडलिन को मौका मिल जाता है दोबारा अपने सेफ हाउस तक आने का। इस दौरान वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं और आखिरकार डेनियल उनके लिए दरवाजा खोल ही देता है। ये लोग घबराए हुए थे क्योंकि इन लोगों ने अब वो क्रिएचर देख लिया था। मैडलिन इन सब से कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं यहाँ पर फंस गई। असल में मैं इन्हीं क्रिएचर्स की तलाश में यहाँ आई थी क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा था कि ये सारे क्रिएचर्स फेरीज यानी परियां हैं, लेकिन यहाँ आकर मैंने जब इन्हें देखा तो ये मॉन्स्टर यानी राक्षस है और साथ ही काफी अक्लमंद भी। ये लोग भेष बदल सकते हैं। मैंने जिसको देखा था उसने बिल्कुल मेरे जैसा
जैसे अपना रूप बना लिया था। उनकी इन हरकतों से पता चलता है कि वो हम जैसा बनने के लिए हर रोज कुछ सीखते हैं, इसीलिए हर रोज यहाँ आकर हमें ऑब्जर्व करते हैं। इन्हीं बातों के दौरान दोबारा दरवाजे पर आहट होती है। ये क्रिएचर सब इन्हीं की तरह बोल रहे थे, वो इस लोहे के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ सकते थे। तभी अचानक डेनियल की नजर फर्श पर पड़ती है। वो जैसे ही कारपेट उठाकर देखता है तो नीचे एक बंकर था। ये लोग बिना वक्त गवाए उस बंकर के अंदर चले जाते हैं। ये लोग इस चीज से हैरान थे कि ये बंकर इतने समय से यहाँ था और इन लोगों को पता भी नहीं चला। इस बंकर के नीचे बहुत फैसिलिटीज थी। मीना जानना चाहती थी कि आखिर ये जगह किसने बनाई, इसीलिए वो उस कंप्यूटर को ऑन कर लेती है, जिससे खोलने पर इन्हें पता चलता है कि ये सारी जगह डॉक्टर मार्टिन ने बनाई थी। असल में प्रोफेसर को इन क्रिएचर्स के बारे में पता था और वो इन पर रिसर्च करना चाहता था। पैसों का लालच देकर वो दूसरे इंसानों को यहाँ लेकर आता था और रात के वक्त उन्हें ऊपर रूम्स में छोड़कर खुद इस बंकर में आकर छुप जाता था और फिर वो मॉन्स्टर उन इंसानों को खा जाया करते थे। अपनी सारी रिसर्च के दौरान डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि ये क्रिएचर कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि असल में फेरीज थी, जो पहले इंसानों के साथ रहती थी, लेकिन फिर इंसानों ने इन्हें धोखा दिया और इन्हें यहाँ जंगलों में फंसाकर यहाँ से निकल गए और काफी साल जमीन के नीचे रहने की वजह से इनका जादू और इनके पंख चले गए। डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि सारी रिसर्च के दौरान उन्हें एक सबसे अलग फेरी मिली थी जो रोशनी में भी उन गड्ढों से बाहर आ सकती थी। वो अच्छी थी, उसने डॉक्टर मार्टिन को मारा नहीं, डॉक्टर मार्टिन उसे यहाँ ले आया। वो फेरी मार्टिन के साथ रहकर सब कुछ सीख गई, लेकिन थोड़े समय बाद इन दोनों में कोई लड़ाई हो गई। इस कंप्यूटर में बहुत सी वीडियोस थी और हर वीडियो में डॉक्टर मार्टिन ने कुछ न कुछ बताया हुआ था। मीना सबसे आखिरी वीडियो प्ले करती है जिसमें वो प्रोफेसर खुद को और उस फेरी को मारने वाला था। मरने से पहले वो उस जंगल में फंसे हुए लोगों के लिए यहाँ से निकलने का रास्ता बता देता है और कहता है कि शाम में जिस डायरेक्शन में पक्षी भागते हैं उसी डायरेक्शन में भागने से वो लोग इस जंगल से निकल सकते हैं और अगर कोई इस जंगल से निकलने में कामयाब हो गया तो यूनिवर्सिटी में जाकर मेरी सारी रिसर्च तबाह कर देना। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, मैं इंसान और फेरीज को एक साथ नहीं रख पाया। खैर आज रात इनकी काफी खुशी में गुजरती है क्योंकि इन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल गया था। सभी लोग अब बंकर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि इनका सेफ हाउस इन वॉचर्स ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। ये लोग अब यहाँ जंगल से निकलने के रास्ते में बैठ जाते हैं, पर वो पक्षी शाम को उड़ने वाले थे, लेकिन इन्हें शाम होने से पहले जंगल से बाहर निकलना था। इसलिए मीना अपने पास मौजूद पैरेट को आजाद कर देती है। जिस डायरेक्शन में वो उड़ता है ये लोग उसी डायरेक्शन में चलने लगते हैं। चलते हुए रास्ते में इन्हें एक कब्र मिलती है। मैडलिन इस कब्र को देखकर बताती है कि एक वक्त ये लोग इंसानों के साथ रहते थे, लेकिन इंसानों ने इनके साथ बहुत बुरा किया और इन्हें यहाँ जंगलों में छोड़कर चले गए। और क्योंकि इन फेरीज ने अपने पर और अपनी जादू को खो दिया, इसीलिए अब कभी वो इस जंगल से बाहर भी नहीं जा सकते। चलते हुए ये लोग एक नदी के पास पहुँच जाते हैं जिसके जरिए ये लोग इस जंगल से निकल सकते थे। शाम भी हो चुकी थी। वो वॉचर सब जमीन से बाहर निकलने लगे थे। इससे पहले कि लोग डॉक्टर मार्टिन के बोट में बैठकर यहाँ से दूर चले जाते, डेनियल को यहाँ अपना साथी जॉन मिल जाता है। वो जख्मी हालत में था। डेनियल उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। बाकी सब अपनी बोट में बैठ गए थे। इससे पहले कि डेनियल वापस आता, ये लोग देखते हैं कि डेनियल जिसकी मदद करने गया था वो कोई इंसान नहीं बल्कि रूप बदलने वाली फेरी थी, जो डेनियल के माथे पर एक निशान बनाकर उसे मार डालती है। इन्हें मालूम होता है कि फेरीज ये नदी पार नहीं कर सकती और फाइनली ये लोग खुद इस नदी को पार करके शहर तक पहुंच जाते हैं। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि अब मीना डॉक्टर मार्टिन के कहे मुताबिक उनकी यूनिवर्सिटी में उनका सारा डाटा खत्म करने के लिए जाती है और इससे पहले कि वो उनका रिसर्च डाटा डिलीट करती, उसे इसके जरिए एक नई बात पता चलती है कि जब हजारों साल पहले इंसान और फेरीज एक साथ रहते थे तो तब इनकी शादी भी हो जाया करती थी। ऐसे इंसानों और फेरीज के बच्चे भी हुए जिन्हें हाइब्रिड कहा जाता है। उसे यहाँ पर यह भी पता चलता है कि मैडलिन जो उन्हें वहाँ मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर की वाइफ ही थी। वो कंफ्यूज हो जाती है कि मैडलिन ने उसे बातें क्यों नहीं बताई। इस सारी बात को बताने के लिए वो कीरा के पास आती है और उसे बताती है कि जिस मैडलिन से हम जंगल में मिले थे वो असल में प्रोफेसर मार्टिन की वाइफ थी, लेकिन उसने हमें यह सच्चाई इसीलिए नहीं बताई क्योंकि वो एक इंसान नहीं थी बल्कि एक भेष बदलने वाली फेरी ही थी। ये सुनकर कीरा हैरान हो जाती है। असल में काफी सालों पहले प्रोफेसर की वाइफ की मौत हो गई थी। प्रोफेसर उनसे बहुत प्यार करते थे और जब प्रोफेसर को इन भेष बदलने वाली फेरीज के बारे में पता चला तो अपनी वाइफ की फोटो दिखाते हुए उसने उस फेरी को मैडलिन जैसा बना दिया। अभी ये सारी बातें मीना
मीना बता ही रही थी तो एकदम से उसे पता चलता है कि वो ये सारी बातें कीरा को नहीं बल्कि मैडलिन को ही बता रही है, जिसने इस वक्त कीरा का भेष बदला हुआ था। जैसे असली कीरा यहाँ आती है, मैडलिन उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो मीना पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है ताकि उसका राज राज ही रहे। इससे पहले कि वो मीना को मारती, वो उसे कहती है कि मैं इकलौती थी जो जंगल में सबसे अलग थी। वहाँ सारी फेरीज मेरा मजाक उड़ाती थी, मैं दिन के वक्त भी बाहर निकल सकती थी। इसी गुस्से में उन्होंने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। तब मीना उसे कहती है कि तुम असल में हाइब्रिड हो, इसी वजह से तुम फेरीज के साथ भी रह सकती हो और इंसानों के साथ भी, और यही वजह है कि तुम उस जंगल से बाहर निकल आई। मीना के सारा सच बताते ही एकदम से मैडलिन के पास उसके पर और उसके जादू वापस आ जाते हैं, जिसके बाद वो मीना को यहीं छोड़कर यहाँ से उड़ जाती है। अब कहानी कुछ हफ्तों बाद की दिखाई जाती है, जहाँ मीना अब अपनी बहन के पास आती है। जंगल और फेरी वाली सारी घटना के बाद वो काफी डर गई थी और अब वो अपनी बहन के साथ ही रहना चाहती थी। वो अपनी बहन को बताती है कि मुझे लगता है कि वो फेरी अभी भी मेरा पीछा करती है। तब मीना की बहन उसे कहती है कि तुम डरो नहीं। और कहानी के लास्ट सीन में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त भी मीना के घर के नीचे ही थी। ये कोई और नहीं बल्कि वो फेरी मैडलिन ही है, जो इनकी दुनिया में इस बच्ची के रूप में रह रही है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।